जय हिंद आप सभी लोगों को। पिछले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा था, जिसमें जो फर्स्ट लेक्चर था तो उसमें बेसिक फार्मूला और कुछ क्वेश्चन वगैरह डिस्कशन किए थे। एक्सरसाइज 1, 18.1 एंड 18.2। आज हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे और इंटीग्रेशन का फॉर्मेट देखेंगे कि किस फॉर्म का इंटीग्रेशन होता है, और उससे पहले ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है और ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं एक एक करके। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट किए थे। यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करना है हम लोगों को। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आइए समझते हैं। लेट y equal to fx is a function. भाई y इक्वल टू fx यदि कोई फंक्शन है और हमको इसका डेरिवेटिव पूछा जाए, डेरिवेटिव ऑफ fx का डेरिवेटिव क्या होता है, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब हम ये बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स। डी और ये जो भी फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट किए। ये आपको याद होगा, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स जब भी निकालेंगे तो किसी पॉइंट पर, डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर क्या होगा, तो वो जो होता है टेंजेंट का स्लोप होता है। dy बाई डी एक्स ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट इज द टेंजेंट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मतलब मान लीजिए ये कोई आपके पास फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, और आपसे पूछा जाए कि ये मान लीजिए पॉइंट P है और यहाँ पर x1 y1 है, और तब आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर मतलब dy बाई डी एक्स, हम आपसे पूछे कि dy बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या हुआ, तो क्या बोलना है, तो ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 मतलब उस पॉइंट पर। भैया आप यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करिए ऐसे करके, और ये टेंजेंट हो गया जो इस कर्व को टच करते हुए जाएगा। स्लोप का मतलब ये यदि टेंजेंट ऐसे जा रहा है तो x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप tan थीटा भी बोल सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और अभी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला। तो इस फंक्शन को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट on that function on that
curve of the function is defined as the slope of tangent drawn at that point। मतलब ये कोई कर्व था y इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व पे हमको पूछा गया dy बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन क्या है, तो इसका मतलब होता है कि इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करिए और उसका जो स्लोप होगा उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। अब अलग अलग पॉइंट पे निकालेंगे तो अलग अलग टेंजेंट आएगा, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो उसका टेंजेंट अलग होगा और उसका स्लोप अलग होगा। तो ये बात हो गई। लेकिन यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछता हो तो क्या होगा? यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो क्या होगा? जैसे इंटीग्रेशन लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी द फंक्शन such that इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको मिला जी एक्स। और आपको पता होगा कि एफ एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी फंक्शन आता है तो उसमें हम लोग सी ऐड करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको समझिए, ये सी कुछ भी हो सकता है सी का वैल्यू जब जीरो रहा होगा तब ये होगा, हो सकता है जी एक्स प्लस वन रहा होगा, हो सकता है जी एक्स प्लस टू रहा होगा, हो सकता है जी एक्स प्लस थ्री रहा होगा, एंड सो ऑन। भाई ये क्या है? ये जी एक्स एक कर्व मिलेगा, ये अनदर कर्व मिलेगा, ये अनदर कर्व मिलेगा, लेकिन केवल कर्व तो उसी तरह का जी एक्स का ही है, बट ये क्या रहेगा? आपको किसी कांस्टेंट से डिफर रहेगा, किसी कांस्टेंट से डिफर रहेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, इस सारे को आप क्या बोल दीजिए? आप बोल सकते हैं फैमिली ऑफ कर्व। दिस इज फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। आप ज़रा देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, y इक्वल टू जैसे cos x लिखा हुआ है और हमसे पूछे कि इंटीग्रेशन इस cos x का, ये cos x दिया हुआ है। यदि सबसे पहले हमको बात करना हो कि cos x का ग्राफ क्या होगा, तो आप ज़रा इसका ग्राफ एक बार देखिए, इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ cos x का ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है। आप इसका लेबलिंग कर सकते हैं खुद से। ये जीरो होता है, यहाँ वन होगा, ये पाई बाई टू पे जीरो होता है, ऑड पाई बाई टू पर, तो ये थ्री पाई बाई टू, ये फाइव पाई बाई टू, इधर माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, ये पाई होगा, ये टू पाई होगा। मतलब ये cos x का मैंने ग्राफ बनाया, दिस इज द ग्राफ, यहाँ पर माइनस वन, तो ये cos x का ग्राफ बना। अब हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? यदि आप इसको इंटीग्रेट करिए, cos x का इंटीग्रेशन आप करिए, इंटीग्रेशन मतलब cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस सी होता है, sin x प्लस सी तो आपको पता ही नहीं है, ये तो वन भी हो सकता। मैंने तो बताया कि यदि सी जीरो रहा होगा तो ये sin x प्लस जीरो, या तो sin x प्लस वन, sin x प्लस टू, sin x प्लस थ्री। सपोज आप ये कंसीडर करिए, कंसीडर एफ एक्स एंड जी एक्स सच दैट एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है,
एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे y इक्वल टू x, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, जैसे ये एक्स वाई, ये 2x मैंने लिया, y इक्वल टू 2x, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं i बराबर इसका इंटीग्रेशन, तो हम इसको लिखेंगे 2x dx, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप इसको देखिए, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी क्या हो सकता है, ये या तो सी का वैल्यू 0 रहा होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, सी का वैल्यू 1 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी का वैल्यू 2 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, सी का वैल्यू 3 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड सो ऑन चलते रहेगा। सपोज माइनस में रहा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2। हम ये बोल रहे हैं ये फंक्शन आपको दिया हुआ था y इक्वल टू 2x, और इसका जब इंटीग्रेशन किए तो इंटीग्रेशन आपको ये मिला, दिस इज द इंटीग्रेशन, ये आपको इंटीग्रेशन मिला एक्स स्क्वायर प्लस सी। जो दिया हुआ फंक्शन है ये आपका लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर है, इसका डिग्री 1 है, और इसका ग्राफ यदि हम प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन देने वाला है, दिस विल गिव अ स्ट्रेट लाइन। और कैसा स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 2x का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू mx, और ये स्ट्रेट लाइन हुआ पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, y इक्वल टू mx प्लस c तो इसमें है ही नहीं, c कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, इसका ग्राफ देखिए ऐसे जाएगा, ये हो गया y इक्वल टू 2x का ग्राफ। ये वो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमको करने के लिए बोला गया था, तो ये खुद एक स्ट्रेट लाइन था, जब हम इसको इंटीग्रेट किए तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस सी मिला है ये बन गया है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका डिग्री जो है बढ़ गया है, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक, ये बन गया क्वाड्रेटिक। ये बना है क्वाड्रेटिक, और इसका डिग्री जो है वो 2 हो गया है इस इंटीग्रेशन का। अब इसका ज़रा ग्राफ देखिए, ये एक्स स्क्वायर केवल नहीं लिखा है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 या प्लस 2, इसमें से ये सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका यदि ग्राफ हमको प्लॉट करने के लिए बोला जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी का, तो अलग अलग कांस्टेंट पे अलग अलग आएगा। तो जैसे मान लीजिए हम यदि कांस्टेंट 0 रहा होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ऐसे होगा। यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बना किसका ग्राफ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। यदि y कांस्टेंट का वैल्यू 1 रहा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यदि यहाँ पर 2 होगा तो इसी ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। यदि आप वही चीज़ निगेटिव में लेंगे, कांस्टेंट निगेटिव रहा होगा, मान लीजिए -1 रहा होगा, तो ये यहाँ से पास करेगा। कहने का मतलब आपको ये क्या मिल रहा है, ये जो ग्राफ मिल रहा है कोई एक सिंगल ग्राफ नहीं मिल रहा है, यहाँ जो आपको मिल रहा है वो एक सेट ऑफ ग्राफ मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फैमिली ऑफ कर्व। अब जिस तरह का मान लीजिए क्वाड्रेटिक है तो ऐसा मिलेगा, हो सकता है क्यूबिक है तो क्यूबिक मिलेगा, जो भी मिलेगा एक तरह का कर्व होगा, उसमें केवल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसी का डिफरेंस रहेगा। तो जैसे 1 है 2 है ये वेरी करेगा, तो यहाँ पर 0 से पास कर रहा है, ये 1 से पास कर रहा है, ये 2 से, सो दिस इज कॉल्ड एज फैमिली ऑफ कर्व।
तो ये इस तरह से हुआ। तो मतलब एक फंक्शन दिया हुआ था, उसका इंटीग्रेशन किए। कोई पूछे कि भाई किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो किसी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फैमिली ऑफ कर्व देता है। आप समझिएगा, यदि कोई फंक्शन है, यदि कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव, तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, ठीक है। और यदि इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो किस तरह से किसी भी फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। तो सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव को समझाया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो ये मैंने बताया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जरा आप देखिए कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या कंपैरिजन है। तो कुछ बातें तो आपको पहले से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन में जो डिग्री होता है वो डिक्रीज होता है, इंटीग्रेशन में डिग्री इंक्रीज होता है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव में ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है, तो वो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट टू द कर्व। और इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का ये होता है सेट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, सेट ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ कर्व डिफर बाय सम कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर डिफाइंड ऑन फंक्शन, ये किसी फंक्शन के लिए डिफाइंड है। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट इज़ यूनिक। किसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक है। किसी फंक्शन का, जैसे y इक्वल, जैसे आप लीजिए ना, जैसे ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका dy बाई डी एक्स यदि हम करेंगे तो क्या मिलेगा, dx बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1, एक ही आएगा। जैसे एक चीज़ और देखिए, इसका डेरिवेटिव ये आया, लेकिन यदि आप इसका इंटीग्रेशन करके देखिए, इसी का इंटीग्रेशन करिए, मतलब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। भाई साहब यहाँ c तो पता ही नहीं है, c 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, और डेसिमल में हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर यहाँ हो सकता है। तो यहाँ तो ढेर सारे पॉसिबिलिटीज़ है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो सकता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 हो सकता है, प्लस 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो हम कैसे कहें, हम ये बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक वैल्यू एंड इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन हैज मेनी वैल्यू। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसका डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा ही होगा, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में बोल रहा है। यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तब वो जो वैल्यू आएगा वो यूनिक होगा। लेकिन यदि किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, द इंटीग्रल्स ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक। इन फैक्ट देयर आर इनफाइनाइटली many integral of a function such that any two integrals differ by a constant। constant चेंज करते रहिए, आपको अलग अलग इंटीग्रेशन का फंक्शन मिलता रहेगा। पॉइंट नंबर 3, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इफ
इफ इट एग्जिस्ट, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है तो ये मीनिंगफुल है, दिस इज मीनिंगफुल। बट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट डज नॉट हैव एनी सेंस। इंटीग्रेशन किसी पॉइंट पर नहीं निकलता है। इंटीग्रेशन यदि निकलेगा तो इसमें एक इंटरवल होता है कि ए से बी, जैसे 1 से 2, 2 से 3, तो इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो उस पर हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम अभी आप इतना समझिए कि डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पर निकलता है, बट इंटीग्रेशन जो है वो किसी पॉइंट पर नहीं डिफाइन होता है, वो किसी इंटरवल में डिफाइन होगा। एवरी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। भाई जाहिर सी बात है, जैसे आप देखे होंगे y इक्वल टू मॉड एक्स, तो क्या ये 0 पर डिफरेंशिएबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, एट एक्स इक्वल टू 0 आप देखेंगे तो यहाँ पर शार्प कॉर्नर आता है, शार्प कॉर्नर, और इस पॉइंट पर ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। या नहीं तो जहाँ फंक्शन अनडिफाइन हो या फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहा होगा, जैसे y इक्वल टू 10x का आप देख लीजिए, इसका यदि आप देखेंगे तो π/2 पर ये अनडिफाइन होता है, तो π/2 पर ये इसका डिफरेंशिएबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगा। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑड π/2। आगे 3π/2, नेक्स्ट 5π/2, -π/2 वगैरह वगैरह जो भी। कहने का मतलब जितने भी फंक्शन है सबके सब डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली एवरी फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल, क्योंकि कोई भी फंक्शन आया होगा तो ज़रूरी नहीं वो किसी का डिफरेंशिएशन ही रहा हुआ होगा। तो ऐसे बहुत सारे, जिस तरह से बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसका डिफरेंशिएशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसका इंटीग्रेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट डिटरमाइंस, देखिए जो बहुत पहले मैंने मतलब इनिशियली में ही मैंने बताया था, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इफ एट ए पॉइंट डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है? स्लोप। किसका स्लोप? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द करस्पॉन्डिंग कर्व एट दैट पॉइंट। लेकिन द integral of a function represent a family of curve having parallel tangent. The process of differentiation and integration are inverse of each other, मतलब एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस। The operation of differentiation and integration are operation on the function। ये दोनों ही फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, तो ये फंक्शन पे लगेगा। बोथ द ऑपरेशन आर लीनियर, और ये दोनों ही ऑपरेशन जो है ये लीनियर है। ये इंटीग्रेशन टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज पर हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम अभी एक्चुअली बुक डिस्कस कर रहे हैं। ये जो मैंने बुक का लिया है तो वो आर.डी. शर्मा सर की बुक है, आर.डी. शर्मा सर है ना। और इस बुक में अराउंड 32 एक्सरसाइजेज हैं, 32 एक्सरसाइज आप कह सकते हैं, और हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। तो उन सारे फॉर्म को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया गया है, और मैंने भी कोशिश किया है कि इसको एक सीक्वेंस में डेप्थ में डिस्कस करें। ये पूरा इंटीग्रेशन, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन जो है ये 3 टॉपिक में बटा हुआ है, मतलब 3 मेथड्स हैं। इंटीग्रेशन यदि आप करेंगे तो किस मेथड से इंटीग्रेट करेंगे, तो उसमें ये मेनली 3 मेथड्स हैं। एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, and partial fraction method। इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज आ गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन
पूरे इंटीग्रेशन में क्या क्या मेथड्स हैं और कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, तो ये समझते हैं। यदि आप बात करेंगे मेथड्स की, तो पूरे इंटीग्रेशन में 3 मेथड्स हैं मेनली। कौन कौन है? तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं। उसी तरह से बाय पार्ट में देखेंगे बहुत सारे तरीके हैं, उसमें बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन तो इसके अंदर टॉपिक है। एक चीज़ आप ये समझिए कि यदि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिए, तो जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जाएंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में इसका हेल्प आपको मिलेगा। मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। और जब पार्शियल में जाएंगे तो यहाँ पर दोनों यूज होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज होगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी यूज होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे सजेशन है कि भाई आप जो भी पढ़े एक अच्छे तरीके से पढ़ें और हर एक टॉपिक को मजबूत करके, मतलब एक अच्छे से कमांड करके, तब आप आगे बढ़िए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फॉर्म हैं। हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि जितने भी टॉपिक हम इंटीग्रेशन का डिस्कस करेंगे नाउ ऑनवर्ड्स, आगे जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, उन सारे टॉपिक में इंटीग्रेशन का आपको हम फॉर्म बताएंगे कि भाई ये कौन सा फॉर्म है। और ये आपको पता भी चलना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आपके पास मिलेगा, तो आप उस पर एक नज़र डालिए कि इंटीग्रेशन का ये कौन सा फॉर्म है। क्योंकि जो फॉर्म होगा, हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग वर्किंग रूल है। तो अभी जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड चलेगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में करीब अराउंड जो हम बुक डिस्कस कर रहे हैं वो आर.डी. शर्मा की बुक है, तो उसमें अराउंड 22 एक्सरसाइज, अराउंड 20 एक्सरसाइज तक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लीनियर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लीनियर सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, और जब आप इसको समझ जाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है, तब इसका कुछ रिजल्ट है। उस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आगे इसका डायरेक्ट यूज करने से, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने से आपके क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में बन जाएंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं कि ये लीनियर सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, कैसे ये काम करता है, और कैसे फिर हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। देखिए, लीनियर सब्स्टिट्यूशन ये आपका लीनियर टर्म है। लीनियर, एल मतलब लीनियर टर्म। लीनियर टर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी, डिग्री 1 है तो लीनियर हुआ। ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। ए कॉमा बी यानी रियल नंबर। भाई ए 0 नहीं है यहाँ पर, है ना, ये समझिए आप। ए आपका 0 नहीं है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो केवल बी बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको बोला जाएगा कि I इक्वल टू एफ इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये क्या होगा, है ना। यदि ऐसा है तो क्या करेंगे? तो आइए हम यहाँ पर चलते हैं एक फ्रेश बोर्ड पर और समझते हैं लीनियर सब्स्टिट्यूशन को। ये है लीनियर सब्स्टिट्यूशन। लीनियर सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने बताया है कि आपसे पूछा जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी। अभी तक जो इंटीग्रेशन आप देख रहे थे केवल एफ एक्स होता था। अभी तक जो आपने इंटीग्रेशन देखा था, तो ये आपका था आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाता था। लेकिन आज एफ एक्स नहीं है, एक्स के जगह क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस बी। भाई एक्स के जगह आज एक्स प्लस बी है। तो यदि ऐसा होगा तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको पुट करना है, पुट
एक सब्स्टिट्यूशन करना है, ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर देना है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो आपको लिखना पड़ेगा, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, और इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव होगा तो ए डी एक्स बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ बी तो हम इसको जीरो लिख देते हैं, दिस इज डी टी बाई डी एक्स। ये हो जाएगा ए, दिस इज 1, दिस इज डी टी बाई डी एक्स। ये बनेगा ए डी एक्स बराबर डी टी, और यहाँ से बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए, डी टी अपॉन ए। आप समझिए ज़रा, यहाँ पर इंटीग्रेशन जिसका पूछ रहा था, तो i इज इक्वल टू लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f, f के अंदर x प्लस बी नहीं है, अब ये क्या बन गया है, एफ टी, और डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी एक्स की जगह आ गया डी टी बाई ए। तो इस a को हम बाहर कर दे रहे हैं, 1 बाई ए एफ टी डी टी। अब ज़रा यहाँ पर समझिए, 1 बाई ए और एफ टी का जो भी इंटीग्रेशन रहा होगा, जैसे एफ एक्स का इंटीग्रेशन सपोज हम मानते हैं कि जी एक्स प्लस सी है, तो हमसे कोई पूछे कि एफ टी रहा होगा तो क्या रहा होगा, तो एफ टी का इंटीग्रेशन जी टी होगा। तो यहाँ पर एफ टी का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो जी टी होगा प्लस सी, 1 बाई ए जी, और टी किसको माने थे, एक्स प्लस बी प्लस सी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको ज़रा समझिए कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। यहाँ पर आई इक्वल टू एफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा था। हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, मान लेते हैं जी एक्स, और यहाँ कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन यदि जी एक्स है, आपको तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया, लेकिन आप इसको रिजल्ट के तौर पे कैसे याद रखेंगे, रिजल्ट में कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये एफ एक्स, ये अभी एफ ए एक्स प्लस बी है, यदि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो एक्स के जगह यदि ए एक्स प्लस बी हो गया तो क्या करेंगे, तो आपको करना है एफ एक्स, एफ हट करके यहाँ जी तो रहेगा, और जो है वही होगा प्लस सी, और यहाँ क्या होगा, x के मल्टीप्लाई में x का जो कोफिशिएंट है उस नंबर से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, मतलब x के कोफिशिएंट से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, हो गया, यही रिजल्ट है। अब इसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, जैसे समझिए, एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। आपसे यदि हम पूछे कि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भाई ये तो फार्मूला था, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी क्या होगा, समझिएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी क्या होगा, मैंने जहाँ पर x था वहाँ पर x प्लस बी रख दिया है। जो काम आप पहले किए थे वही काम अभी करेंगे। क्या करना है, यहाँ पर इसको आप पुट करिए, मतलब यहाँ पर ax प्लस बी के जगह आप t पुट करिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए। क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर यदि हम t पुट करेंगे तो ये तो ठीक है, t का पावर n,
यदि यहाँ पर x का फंक्शन है तो यहाँ भी, यहाँ वेरिएबल में जो है जो x है तो dx है। तो यदि हम t में चले गए तो यहाँ dx नहीं होना चाहिए, dt होना चाहिए। यदि आप यहाँ z पुट करेंगे तो dz होना चाहिए, y पुट करेंगे तो dy होना चाहिए। अभी मैंने t पुट किया तो dt होना चाहिए। तो dt आएगा कैसे? तो देखिए dx को हटाना पड़ेगा, तो dx हटेगा कैसे? तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको जैसा कि मैंने लिखा था कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो आप लिखिए या नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर लीजिए। मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a x का 1 b का 0 हो जाएगा और dt बाई डी एक्स, ये dx इधर आएगा एंड दिस इज dt बाई a। तो dx का वैल्यू क्या मिला यहाँ पर देखिए, dt अपॉन a, दिस इज 1 बाई a t टू दी पावर n dt। भाई साहब 1 बाई a t का पावर n, तो t का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देखिए क्या हुआ, i बराबर 1 अपॉन a, t किसको माने थे, x प्लस b को। तो यहाँ पर आपको लिखना है x प्लस b पूरे का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसको रिजल्ट के तौर पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा था कि x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपने देखा था x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c होता है। आज हम आपसे बोल रहे हैं कि x के जगह कोई लीनियर टर्म हो, x प्लस b का पावर n, x के जगह ये हो, कोई बात नहीं है, x के जगह यही चीज़ होगा। तो ax प्लस b का पावर n, यदि x के जगह आप लीनियर टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी वही बात होगी, केवल उसमें एक चेंजेज करना होगा आपको, x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर x प्लस b होगा, पावर में n प्लस 1, पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और यहाँ पर 1 बाई a, ये हुआ। जो x का में था वही चीज़ इसमें भी हुआ, केवल फर्क ये हुआ कि ये हुआ। अब ये सब में काम देगा। एक और आप देखिए, हम एक और एग्जांपल लेकर के समझा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करिए। जैसे हम चाह रहे हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि जैसे ये तो ठीक है, मान लीजिए x प्लस बी के जगह कल हो करके 2x प्लस 3 आ गया, अब पावर मान लीजिए 5 कर दिया, कोई बात नहीं है। इसको जैसे आप x का पावर यदि आपके पास होता x का पावर 5 dx, तो क्या लिखते हैं, x का पावर 6 बाई 6 प्लस c। तो यहाँ भी वही चीज़ करिए ना, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 टू दी पावर 6 बाई 6 प्लस c, और x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। मान लीजिए आपके पास हो जाता और 2 माइनस 5x का पावर यहाँ पर 10 कर देते, यहाँ dx होता, तो ये भी लीनियर टर्म है, a प्लस बी एक्स, तो b के जगह -5 है, तो होगा क्या 2 माइनस 5x पूरे का पावर 11 अपॉन 11 प्लस c डिवाइड में 1 बाई -5। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप एक दो और देखिए, एक दो आप और देखिए। हम दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए i इक्वल टू ई का पावर मैंने ax प्लस बी लिया, ax प्लस बी लिया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, तो यदि आप प्रोसेस से जाएंगे तो क्या करेंगे, प्रोसेस से जाएंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना होगा आपको, पुट ax प्लस बी इक्वल टू टी। अब ये बन जाएगा, आपको डिफ्रेंशिएट करिए दोनों तरफ, तो a x का डेरिवेटिव 1 b का 0 dt अपॉन dx
ये dx इधर चला जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो dt अपॉन a। आप सोच रहे होंगे कि भाई डिफ्रेंशिएट काहे कर रहे हैं, जब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं, e का पावर जैसे x प्लस b को पुट किया है तो e का पावर t, तो यहाँ तो dx होगा, तो dx थोड़ी ना होगा भैया। यहाँ यदि आपका फंक्शन, यहाँ वेरिएबल x है तो dx होना चाहिए, यहाँ वेरिएबल t आ गया तो dt होना चाहिए। जो वेरिएबल है एक वेरिएबल में आपका होना चाहिए, तो e का पावर t है तो dx की जगह क्या होगा, तो dx की जगह हो जाएगा dt अपॉन a। ये आ जाएगा 1/a e टू दी पावर t dt। 1/a e का पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t प्लस c, i बराबर 1/a e का पावर t, t का मतलब क्या, ax प्लस b प्लस c। भाई मेरे, आपको मैंने पहले ही बताया था, ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये आपको ये सिखा रहा है कि ये कैसे हुआ, कैसे रिजल्ट आया। आप आगे से इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करेंगे ये ज़रा आप एक बार समझिए कि जैसे ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex का इंटीग्रेशन होता है ex प्लस सी। कल हो करके आपसे कोई पूछे कि भाई e ax प्लस बी, x के जगह लीनियर टर्म, x के जगह ax प्लस बी होगा तो वैसे ही काम करेगा जैसे x की तरह, तो वही होगा e का पावर ax प्लस बी प्लस सी। डिफरेंस क्या होगा, तो x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो 1/a। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x प्लस 4 पूछेगा तो क्या करेंगे, यही करेंगे, e का पावर 3x प्लस 4 प्लस सी। x के मल्टीप्लाई में क्या है 3, उसका कोफिशिएंट 3, उसे डिवाइड करिए। मान लीजिए e का पावर 2 माइनस 3x होता तो क्या करते, तो e का पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है, e का पावर x का, e का पावर x यहाँ लीनियर है तो लीनियर रख दीजिए, e टू दी पावर 2 माइनस 3x प्लस सी, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करिए। मान लीजिए कल हो करके e का पावर केवल 2x है, अब कहेंगे आप ये तो है ही नहीं है, अरे भाई है कैसे नहीं, 2x का मतलब क्या हुआ, e का पावर 2x का मतलब हुआ 2x प्लस 0, हमको b से तो कोई मतलब ही नहीं था, b मतलब डिवाइड किसके कारण होता था, x का जो कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर जो है वो लिख दीजिए, e का पावर 2x तो वही होगा मल्टीप्लाई 1/2, या नहीं तो आप बोल सकते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करिए, आ गया। ये सब के लिए लागू है, मतलब नॉट ओनली फॉर दिस, किसी भी फंक्शन में आप लगा दीजिए। जैसे आप समझिए इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे आप देखे थे कि 2 का पावर x है तो क्या लिखते थे, 2 टू दी पावर x log 2 प्लस सी। भाई मेरे, आपको यदि 2 का पावर 3x प्लस 4 हो तो क्या कहेंगे, तो 2 के पावर में क्या आया, एक्सपोनेंशियल आ गया, तो क्या बन जाएगा 2 का पावर 3x प्लस 4, a का पावर x जो होगा वही होगा, log 2 से डिवाइड कर देना है, प्लस c होगा, और x का जो कोफिशिएंट है उससे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम आपको ये बता सकते हैं कि जो शुरू में आपने इंटीग्रेशन, इनिशियली आपने जो इंटीग्रेशन का फार्मूला देखा था, जितने भी फार्मूला देखा था, जैसे sin x का, cos x का, tan x का, या e टू दी पावर x, या मतलब जो भी जिसका भी फार्मूला आपने देखा था, उस सब के जगह यदि आप ax प्लस b इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो मतलब वो सारे के सारे एक नया फार्मूला बन जाएगा, जिसको रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप समझ लेंगे तो आपका काम आसानी से इजीली हो सकता है। आप ज़रा इसको देखिए, आप ज़रा इसको देखिए, जैसे आप sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos x प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस सी।
लेकिन हम बोल रहे हैं कि अब आप इसमें लीनियर ले आइए। लीनियर क्या, जैसे कॉस एक्स प्लस बी होगा तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस बी प्लस सी। यदि साइन होता एक्स प्लस बी तो क्या लिखते हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, यदि कॉस है लीनियर और एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना था। आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स, तो अब सेक स्क्वायर एक्स नहीं, सेक स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक्स प्लस बी होगा तो क्या होगा, 10 लिखिए। आप 10x सेक स्क्वायर एक्स का 10x, तो सेक स्क्वायर दिस है तो 10 में आ जाएगा 10x प्लस बी प्लस सी डिवाइड में ये। उसी तरह से कॉस सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपको 1/a माइनस कॉट एक्स प्लस बी प्लस सी। भाई इस तरह से सबका फार्मूला, एक फार्मूला जरा आप इसका देखिए, जैसे आपने पढ़ा था 1/√x का क्या होता था, 1/√x dx का, तो ये होता था 2√x प्लस सी। लेकिन यदि अब आपको 1/ax प्लस बी होगा तो क्या लिखेंगे, तो भाई यही चीज़ लिखेंगे, 2 लिखना है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी लिखना है, प्लस सी लिखना है, और x के जो मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड कर देना है। हम ये कह रहे हैं कि ये सब काम आप बिना पुट किए, ज़रूरी नहीं कि आप इसको टी पुट करिए फिर आप उसको पूरा प्रोसेसिंग करिए तब जा करके बनाइए। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर हम दे रहे हैं, जैसे आपसे कोई पूछे कि 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इसका डायरेक्ट 2√2 स्क्वायर रूट ऑफ 2√3x प्लस 4 प्लस सी, और x का जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड हो गया। जैसे आपसे कोई पूछे कि साइन 3x प्लस 5 लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो साइन x का क्या था, साइन x का माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस कॉस 3x प्लस 5 जो है वही चीज़ लिखिए, प्लस सी, x के जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड कर दीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने शुरू में जो फार्मूला पढ़े थे उस फार्मूला को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, x के जगह एक्स प्लस बी इंट्रोड्यूस कर दीजिए और a से आप डिवाइड, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसे आप डिवाइड कर दीजिए। ये लीनियर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश किए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी फंक्शन का मतलब f(x) का इंटीग्रेशन φx है, f(x) का इंटीग्रेशन φx है, तो f(x) का f के अंदर यदि कोई लीनियर टर्म आ गया x प्लस बी, तो फाई के अंदर भी लीनियर टर्म आ जाएगा। काम क्या करना है, 1/a से मल्टीप्लाई, या नहीं तो आप बोल सकते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, हो गया। देखिए ये सब रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रखिए, आप देखे थे, आप याद करिए ये क्या है, क्या ये यही चीज़ नहीं है, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो ये बात जब याद है तो भाई इसके लिए स्पेशली थोड़ी ना हम इसको लर्न करेंगे, रट्टा मारना है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको दिमाग में रखिए, ये आपका अपने आप हो जाएगा। दूसरा देखिए ये क्या है, आपको ये याद होगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, तो log x, या नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ln x मॉड में रख दीजिए प्लस सी। भाई मेरे 1/x है तब ये है ln x, मतलब इसको log x टू द बेस e प्लस सी ऐसे आप लिख सकते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि 1/x है तब ये है, लेकिन 1/ax प्लस बी होगा तो क्या होगा, तो भाई यही चीज़ होगा, ln ax प्लस बी प्लस सी, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसे आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये सारे फार्मूला पहले वाले से तो हैं। देखिए ना, ई का पावर क्या होता है, ये वाला फार्मूला देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ई का पावर, ई टू दी पावर एक्स का हम लोग नहीं जानते हैं क्या,
ई का पावर एक्स का क्या होता था, ई एक्स प्लस सी, तो यहाँ क्या लिख दिया, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो क्या होगा, जो है वही होगा, ई का पावर में ए एक्स प्लस बी है तो वही होगा, और x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दीजिए। आ गया जिसका इंतज़ार था। हम इसका डिटेल में एनालिसिस किए हैं कि वो कैसे आया, तो वो भी आपको सीखना चाहिए और ये भी सीखना चाहिए। यह आपको इसलिए क्योंकि आपको काम करना है, क्वेश्चन बनाना है, एट ए टाइम बनना चाहिए, जल्दी में बनना चाहिए और कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए। ये सारे रिजल्ट आप उसी तरह से हैं। अब यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो अब आपके पास ऑप्शन है, या तो पुट करके बनाइए, या नहीं तो रिजल्ट है तो आप डायरेक्ट उस रिजल्ट का यूज करिए। आपको दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुद से बना करके देखिए बन रहा है कि नहीं। देखिए हम यहाँ बना रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आई इज इक्वल टू, भाई सब में इंटीग्रेशन लग जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, 2x माइनस 3, ये पूरे का इंटीग्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट छोटा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है और क्या, एनीवे रहने दीजिए। ये 2x माइनस 3 का पावर 5 dx ऐसे लिखेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 ऐसे मैंने लिखा। इसको आप क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 पूरे का पावर 5 dx, और इसको हम लोग क्या ऐसा लिख ले, 3x प्लस 2 का पावर 1/2 dx प्लस c। ये c अभी मैंने क्यों जोड़ दिया भाई, ये मैंने लिखा। अभी देखिए सब में इंटीग्रेशन लगा दिया, मतलब ऐड के फॉर्म में था तो अलग अलग लगा दिया। अब ये पूरा का पूरा क्या है, लीनियर है। ऐसा नहीं है कि 2x माइनस 3 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कि उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए और तब जा कर के उसको इंटीग्रेट करिए, बिल्कुल नहीं। आप करेंगे भी तो कर सकते हैं बट नॉट अप्रोप्रिएट। आप क्या करिए, ये लीनियर टर्म है, देख लीजिए ये ax प्लस बी है, तो करना क्या है, ये x की तरह ट्रीट होगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 पूरे का पावर 6/6, x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दीजिए, प्लस ये भी तो लीनियर की तरह काम होगा, 3x प्लस 2 पूरे का पावर 3/2 अपॉन 3/2, और x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करिए प्लस c। इसको अरेंज करके लिख लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना, तो करिए। आई इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट होगा, सब में इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/7x माइनस 5 टू दी पावर 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√5x माइनस 4 dx। भाई मेरे, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एंड याद रखिए ये 1/√x है, इसको आप x टू दी, ये मतलब -1/2 पावर मत लिखिए, नहीं तो फिर समस्या, 3-4 स्टेप आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इसके लिए ax प्लस बी, तो x का पावर n, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5, तो ये हो जाएगा -3 + 1 अपॉन -3 + 1, और x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड 1/√x, 1/√x का 1/√x का 2√x होता है। मैंने पहले भी बताया था कि 1/√x को आप x का पावर -1/2 के फॉर्म में ले जा करके मत बनाइए, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। फिर भी आपको मन है तो करिए। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 × √5x माइनस 4 हो गया, 2√x के फॉर्म में, और x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दीजिए कांस्टेंट c, और ये आपका आंसर होगा।
आप इसको अरेंज कर लीजिए, मतलब ये बन जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 होगा, तो ये -1/14 होने वाला है, और ये हो जाएगा 7x -5 पूरे का पावर -2 + 2/5 स्क्वायर रूट ऑफ 5x - 4 + c। आप चाहे तो इसको नीचे ले आइए भाई, ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम निकाल दिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5x - 4 + c। तो आई होप हम आपको कुछ समझा पा रहे होंगे। ये एक्सरसाइज 18.3, इसको देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। 1 + cos 3x, वाह क्या क्वेश्चन है। 7 का सॉल्यूशन देखिए, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 3x। याद करिए कि मैंने आपको क्या बताया था, cos 2x 1 + cos 2x, 1 + cos 2x होता था, तो क्या 2 cos स्क्वायर x होता था। cos 2x है सब मल्टीपल एंगल में, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे। 1 + cos 2x है, तो 2x के जगह हाफ। यहाँ पर 1 + cos 3x है, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर, और जो 3x है, यहाँ 2x है तो हाफ हो गया, 2x का हाफ x, यहाँ 3x है तो क्या हो जाएगा 3x/2। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 2 cos स्क्वायर 3x/2 dx। भाई 1/2 को बाहर करिए, कांस्टेंट है, और ये जो 1/cos स्क्वायर है, तो इसको आप sec स्क्वायर 3x/2 लिखिए। भाई मेरे 1/2 sec स्क्वायर ax + b, ये इसी फॉर्म में है, b नहीं है, b 0 है। आप देखिए ना, 3/2x को आप क्या समझे, 3/2x + 0, तो क्या ये ax + b नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। आप देखिए ना, x का पावर देखिए, x का पावर 1 है, तो ये भी तो लीनियर टर्म हुआ, लीनियर टर्म, t मतलब टर्म, ये लीनियर टर्म है भैया, तो ये हुआ। तो sec स्क्वायर के लिए क्या था, याद करिए 10x था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 10x मतलब जो भी है, तो ये हो जाएगा 3x/2, और याद करिए x का जो कोफिशिएंट है उसे आपको डिवाइड करना है, तो ये पूरा को यहाँ पर लिख लीजिए 1 कहाँ डिवाइड कर दे भाई, यहाँ कर देते हैं 3/2, तो ये फिर ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 × 2/3 और 10 3x/2 + c, यहाँ +c कर दीजिए, ये दिस हाफ, ये हाफ इज हाफ, ये कट गया, तो क्या बन गया 1/3 10 3x/2 + c इज द आंसर। ये आपका आंसर है। तो अभी आपने देखा कि कैसे लीनियर टर्म आता है किसी भी फंक्शन में, तो कैसे उसको हम लोग डील करते हैं, और उसका रिजल्ट भी मैंने बताया है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 स्क्वायर का, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, आप ट्राई करके देख लीजिए, बन रहा है तो अच्छी बात है। i = 10 स्क्वायर को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे सेक में, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x - 3 - 1 dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर 2x - 3 dx - dx। भाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है, 10 स्क्वायर का नहीं होता है। कुछ लोग तो 10 स्क्वायर को सेक x बोल देते हैं 10 स्क्वायर का नहीं होता है, सेक स्क्वायर का 10x होगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 2x - 3, और ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा -x + c इज द आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यस, देखिए ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, रियली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे
कि आपको ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही बनाना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए और अपना कैलोरी बर्न करना चाहिए। सेहत के लिए अच्छा रहेगा और आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ अरेंजमेंट करना होगा। इस तरह का जो टेक्निक है ये आगे बहुत काम आएगा और हर जगह काम आएगा। तो हम चाहते हैं कि उस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करें। अभी हम इसको दिखाते हैं। और ये जो टेक्निक अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मतलब कोई चीज़ नहीं है, उस चीज़ को लाना, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, तो ये टेक्निक आपको आना चाहिए। कोई चीज़ नहीं है और वो कैसे हम लोग लाते हैं, ये खासकर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक है आगे, वहाँ पर हम इसको और बेहतर तरीके से, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उसमें और आप डिटेल में समझेंगे। खैर अभी हम इसको ज़रूर समझाते हैं इस टॉपिक को। देखिए i इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर करना क्या है, जो चीज़ आपको नीचे है, जो चीज़ नीचे है वही चीज़ ऊपर ले आइए। जो चीज़ नीचे है, जो चीज़ नीचे मतलब क्या, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी आप एक्स प्लस 1 इंट्रोड्यूस करिए। कैसे लाएंगे भाई, वो है तो नहीं, हो जाएगा। कैसे होगा, तो एक्स प्लस 1 लिखे तो यहाँ 3 था तो प्लस 2 लिख लीजिए। अब इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एक्स प्लस 1 का पावर 4 डी एक्स। अब इससे क्या फ़ायदा है भाई, इससे फ़ायदा है इसको इसमें और इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का पावर 4 डी एक्स। आप एक चीज़ समझिए, मतलब जब स्टार्टिंग हुआ था इंटीग्रेशन, उसी समय आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कोसेंट रूल नहीं है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में आप डायरेक्ट डिवाइड में फार्मूला लगा लेते हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में नहीं है, ऐसा नियम कानून इसमें नहीं है। उसी तरह से प्रोडक्ट का भी डायरेक्ट नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट का है, आगे पढ़ना है, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक मेथड है उसमें पढ़ना है। लेकिन डिवीज़न के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो डिवीज़न वो बन जाएगा, वो मतलब या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर अभी आप देखिए, जैसे कैसे ये डिवाइड में था तो हम इसको ऐसा बनाए। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये एक्स प्लस 1, यहाँ एक्स प्लस 1 का पावर 4 है, तो ये बनने वाला है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 टू दी पावर 4 एंड डी एक्स। एक चीज़ हम आपको बताएंगे, सबसे पहले इसको आप इंटीग्रेट करिए, मतलब सब में इंटीग्रेशन लगेगा। एक्स प्लस 1 का पावर 3 डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का पावर 4 डी एक्स। भाई साहब ये लीनियर टर्म आ रहा है और आपको पता होनी चाहिए एक्स प्लस 1 का पावर माइनस 3 डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 टू दी पावर माइनस 4 डी एक्स। और ये बन गया, जैसे x का आपके पास x का पावर माइनस 3 होता तो क्या करते हैं, x का पावर माइनस 3 प्लस 1, वही x का पावर n वाला, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर x का पावर माइनस 3, तो यहाँ x नहीं है, लीनियर टर्म है, तो वही बात हुई, x प्लस 1 का पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा, ये तो माइनस 2 देगा तो 1/2 यहाँ पर मैंने लिखा, ये पावर माइनस 2 देगा, हम उसको नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 का पावर x प्लस 1 का पावर 2, ये 4 माइनस 1 3 होगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर, यहाँ माइनस 3 कर लीजिए, चाहे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हम प्लस लिख दिए थे तो इसलिए कौन मिटाता, इरेज करता, ऐसे ही लिख दिए। और ये पावर x का x प्लस 1 का पावर माइनस 3 होता, तो इसको हम लिख दे रहे हैं x प्लस 1 टू दी पावर 3 प्लस c इज द आंसर।
तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे हम इंटीग्रेट किए हैं। सबसे पहली बात, ये जो टेक्निक था कि भाई यहाँ x+1 है तो यही चीज़ ऊपर लाना है, और ये जब ऊपर लाए तो देखिए ये कैसे अपने आप मतलब सेपरेट हो गया, और जो सिंगल डिवीजन वाला था तो कैसे मतलब ऐड के फॉर्म में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप बना सकते हैं, इसको आप सिंपली रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज मतलब यहाँ प्लस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स, तो क्या बोले यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। x+1 माइनस रूट x+1 माइनस रूट एक्स डी एक्स। भाई x+1 माइनस रूट एक्स, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर एंड रूट एक्स पूरे का होल स्क्वायर डी एक्स। ये बनने वाला है आपको x+1 का रूट एक्स, ये हो जाएगा x+1 माइनस एक्स, ये कट जाएगा डी एक्स, यहाँ तो 1 बचेगा। ये है, अब अलग अलग आप मतलब ये बनेगा x+1 का पावर 1/2 माइनस एक्स का पावर 1/2 और डी एक्स बन जाएगा। क्योंकि नीचे में 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 लिखिए या नहीं लिखिए। अब यहाँ पर दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा x+1 का पावर 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 डी एक्स, x+1 का पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा 2/3 x+1 टू दी पावर 3/2 माइनस 1/3 एक्स टू दी पावर, यहाँ पर 3/2 छूट गया था तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये बन जाएगा 2/3 और प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और हम आपसे कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको ट्राई करिए। अब ये सेम क्वेश्चन आ गया, इसमें आप यहाँ प्लस हैं, यहाँ प्लस हैं, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनलाइज, आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन, तो उस टेक्निक का यूज करके आप इसको बना सकते हैं, इजीली बना लेंगे आप। हम आपको ये बताने जा रहे हैं, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ख़ासकर इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम लोगों ने अभी देखा था। यहाँ पर इसमें जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किए थे ठीक यही कॉन्सेप्ट अभी इसमें यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे। 12 नंबर का हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। मैंने क्या बताया था कि जो आपको लीनियर टर्म डिनोमिनेटर में है वही चीज़ आपको ऊपर इंट्रोड्यूस करना है। कैसे आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2x+1 है तो ऊपर में कोशिश रहेगा कि 2x+1 लाए, तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2x 1 तो +1 माइनस 1 नहीं था तो 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही बात हो जाएगी 2x+1 पूरे का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, ये पूरा को एक टर्म में जूम करिए। अब यहाँ से इससे इसमें डिवाइड करिए, इसको इसमें डिवाइड करिए, ये बन जाएगा आपको 2x+1 अपॉन 2x+1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x+1 पूरे का होल स्क्वायर एंड dx। भाई आप देखिए तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो एक बार ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचने वाला है क्या
वन अपॉन 2x प्लस 1 बचेगा, है ना, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर और dx। दोनों का इंटीग्रेशन होगा, अलग अलग होगा, तो सब में हम इंटीग्रेशन लगा दे रहे हैं। हम लिख लेते हैं 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx माइनस, चाहे हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर dx। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि 1 अपॉन रूट एक्स है, 1 अपॉन रूट एक्स है, तो डायरेक्ट 2 रूट एक्स लिखिए। ठीक उसी तरह से 1 बाई माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कैसे याद रखेंगे, उसी तरह से आप यूज करिए। पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। भाई 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो उसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कहीं पर है तो आप 1 बाई एक्स प्लस ही लिख लीजिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आप इसको पावर के फॉर्म में, मतलब आप ऐसा बना रहे हो x का पावर -2 dx, फिर इसको माइनस x का पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, मतलब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एवॉइड इट, एवॉइड। ये सब डायरेक्ट रिजल्ट है भाई, ये सब कारण तो और लेंदी, इस सब मतलब इन्हीं सब स्टेप्स के कारण आपका इंटीग्रेशन और लंबा हो जाएगा, है ना। जहाँ पर डेप्थ में जाना है वहाँ तो जाना ही है, जहाँ पर प्रोसेस की ज़रूरत है वहाँ तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो काम इजीली हो सकता है और जो एज ए रिजल्ट अवेलेबल है तो आपको यूज करना चाहिए। इसका तो आपको पता होगा, जैसे 1 बाई एक्स का क्या होता था, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स बेस में ई और प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 1 बाई 2x प्लस 1 है, तो इसको क्या लिखने वाले हैं, लॉग एक्स लिखिए। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ln 2x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, x का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना होगा। और 1 बाई एक्स स्क्वायर होता 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का 1 बाई एक्स। यदि यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो अभी यहाँ माइनस है, तो हम लिखने वाले हैं 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई 2x प्लस 1, 1 बाई 2x प्लस 1, और x के मल्टीप्लाई में, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, प्लस c इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको बताए हैं कि आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। सिंपली उसको रैशनलाइज कर दीजिए, बन जाएगा आपसे। ये फिर से रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है तो आपसे इजीली बन जाएगा। हम आपको ये वाला क्वेश्चन बताते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 1 माइनस साइन एक्स बाई 2, इसको किस तरह से हम लोग अप्रोच लगा सकते हैं। तो ज़रा देखिए, इसको हम लिखेंगे आई 1 माइनस, भाई 1 माइनस कॉस एक्स होता ना तो फार्मूला लग जाता, 1 माइनस कॉस एक्स होता है, या 1 प्लस कॉस 2x होता है, या 1 माइनस कॉस 2x, या 1 प्लस कॉस 3x। को साइन के जगह कॉस होता ना तो ये फार्मूला लग जाता। अभी तो साइन में है तो कैसे होगा, तो कोई बात नहीं, साइन को कॉस बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला यूज कर लीजिए। कम्प्लीमेंट्री एंगल में आप जानते होंगे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ लिख लेना है कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, बोलिए यस और नो, dx। इसको आप क्या करिए 1 अपॉन, अब ये क्या बन गया, आप ये तो पढ़े हैं ना, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x है तब ऐसा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस, ये चीज़ें लिखा हुआ है, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो भाई यहाँ 2x है तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 2x का हाफ हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा 2
साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स, मतलब इसका हाफ कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4। यहाँ 2x है तो यहाँ x, मतलब 2x को हाफ हो गया, तो यहाँ जो एंगल है तो यहाँ लिखेंगे ना जी 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 और पूरे का हाफ, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, उसके अंदर में है, मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4। तो यही चीज़ तो मैंने लिखा है। अब इसको 2 को बाहर कर दीजिए, 1/2 साइन स्क्वायर को ऊपर ले लीजिए, कॉसेक 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 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4 डी एक्स। 1/2 कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट आप लोग जानते हैं, माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4 प्लस ई। याद करिए ये भी एक लीनियर टर्म है, ए एक्स ए प्लस बी एक्स। बी के जगह क्या है, तो मतलब x का जो कोफिशिएंट होता है वो ए पर एक्स प्लस बी, तो ए एक्स के जगह माइनस एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स, तो x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है, तो यहाँ -1/4 से यहाँ पर डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस में 1/4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये सिंप्लीफाई होगा तो 1/2 माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो ये 4 बनेगा, कॉट बनेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4 प्लस सी इज द आंसर। आपको खुद से भी ट्राई करना चाहिए। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ई का पावर 2x ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ex प्लस 1 इंटू ई एक्स डी एक्स। इस ई एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई का पावर 2x है, तो अब ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा ये बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा e टू दी पावर 3x प्लस 2e2x प्लस e(x) एक्सपोनेंशियल फंक्शन dx। भाई e टू दी पावर 3 है, सबको इंटीग्रेट करिए, e टू दी पावर 3x dx प्लस 2 e टू दी पावर 2x dx प्लस ex dx। इसका इंटीग्रेशन जो है वही रहेगा, e का पावर में जो है e का पावर x, e का पावर x प्लस b नहीं है ना, x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करिए, 2 e का पावर 2x, x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करिए प्लस ex प्लस c इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 16 सेम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल करके फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये आपको अलग फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हम आपको बताएं एक्सरसाइज 18.3, इसके बाद आपको 18.4 एक्सरसाइज 18.4 स्टार्ट होगा। आपके बुक में हो सकता है अलग एक्सरसाइजेज होंगे, तो हम जो मेरे पास फाइल है उसके अकॉर्डिंग 18.4, तो 3 एक्सरसाइज तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के जो लेक्चर में जो हम लोगों ने कवर किया वो लीनियर सब्स्टिट्यूशन। भाई मेरे सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी चल रहा है। आपको जैसा कि बताए कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3 मेथड पढ़ना है। कौन कौन से मेथड पढ़ना है, तो एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और द थर्ड वन इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर बहुत सारे मेथड आएंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का एपिसोड चलता रहेगा।
सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप पढ़े हैं सबसे पहले लीनियर सब्स्टिट्यूशन। लीनियर सब्स्टिट्यूशन में आपने देखा कि कैसे एक्स के जगह एक्स प्लस बी इंट्रोड्यूस होता है तो इंटीग्रेशन एज इट इज रहता है और क्या चेंजेज होता है तो एक्स का जो कोफिशिएंट था उससे डिवाइड कर देना था। खैर ये बातें थी और इसका डायरेक्ट रिजल्ट फिर उससे मतलब उसके बेसिस पर क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अभी तो यही मेथड चलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।